हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का दीपक ट्यूटोरियल्स में। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का जो टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शन, उसके बारे में बात करी थी। जो किसी भी रिएक्शन की रेट होती है उसको दो तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। एक एवरेज रेट होती है और एक इनिशियल रेट होती है। उन दोनों को किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, कहाँ पे डेल्टा का यूज करते हैं, कहाँ पे डी का यूज करते हैं, वो सब मैंने आपको बताया। रिएक्टेंट का अगर हमको रेट लिखना है तो आगे माइनस का साइन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हमारी रेट आती है वो माइनस में आती है, निगेटिव आती है। उस निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग आगे निगेटिव का साइन लगा देते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक था रेट ऑफ रिएक्शन का, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पूरा कर लिया था। और एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी मैंने आप लोगों के सामने सोल्व करी थी रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर बेस्ड। और आज की इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, उसको करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने प्रीवियस क्लास में जो आप लोगों को एक न्यूमेरिकल दिया था, पहले उसके बारे में बात करते हैं कि उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। तो आप लोग देखिए, न्यूमेरिकल ये था कि एक रिएक्शन है जिसमें ए टू प्रोडक्ट, यानी कि ए मिलकर के प्रोडक्ट बना रहा है। इसके अंदर ए की कंसंट्रेशन 10 मिनट के अंदर 0.5 मोल लीटर इनवर्स से कम होकर के 0.4 मोल लीटर इनवर्स रह जाती है। तो जो रिएक्शन है उसका रेट आपको फाइंड करना है इस इनिशियल टाइम पीरियड के अंदर। ठीक है ये बात। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए आप लोग सॉल्यूशन हम लोग करेंगे माइनस डी ए, यहां मैं डी की जगह डेल्टा लिख दूं, अपॉन डेल्टा टी। बोलो क्लियर है ये बात। और इस डेल्टा ए को मैं कैसे लिखूंगा, तो देखिए हम लोग लिखेंगे ए की कंसंट्रेशन फाइनल माइनस ए की कंसंट्रेशन इनिशियल, और इस पूरी को माइनस में कर देंगे और नीचे हम लिख देंगे डेल्टा टी। बोले ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। इस डेल्टा ए को हम लोग ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, आगे माइनस था वो माइनस मैंने यहां लगा दिया और नीचे लिख दिया डेल्टा टी। बताओ फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, तो 0.5 से 0.4 हो गई, मतलब इनिशियल है 0.5 और फाइनल है 0.4। तो 0.4 माइनस 0.5 और ये वैल्यू आएगी, आगे माइनस लगा दिया हम लोगों ने और नीचे लिख दिया 10। अब आप लोग ध्यान रखिएगा एक चीज का, ऊपर जो आपकी यूनिट है वो है मोल लीटर इनवर्स में और नीचे है मिनट में। ठीक है, 10 मिनट के अंदर इतनी हो जाती है। तो 0.4 माइनस 0.5 माइनस का 0.1 और उस माइनस के 0.1 के आगे माइनस लगा है, तो ये बन जाएगा 0.1 मोल लीटर इनवर्स अपॉन 10 मिनट। ये लीजिए, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। इस पॉइंट को जब यहां से अपन हटाएंगे, यहां 100 हो जाएगा। 100 को हम लोग बोल सकते हैं 10 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 2 बन जाएगा। तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2, इसको बोल दिया मोल लीटर इनवर्स, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मिनट इनवर्स। ये लीजिए, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। प्रीवियस क्लास के अंदर एक दो कमेंट्स आए थे जिसके अंदर ये आंसर था लिखा हुआ, बट उसके आगे यूनिट्स नहीं थी, तो आप लोगों को यूनिट भी लिखनी है। ठीक है, तो अभी ये रेट ऑफ रिएक्शन का जो मैंने प्रीवियस क्लास में न्यूमेरिकल दिया था वो आपके सामने सॉल्व है। पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आज की इस क्लास को अपन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये लीजिए, स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। स्पेलिंग को आप लोग, मैंने कहा है पहले भी, स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक हो जाए, स्पेलिंग आप लोग अपनी बुक में देख करके सही कर लीजिएगा। बट स्टोइकियोमेट्री को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रस समीकरण मिति। तो रासायनिक अभिक्रिया की रस समीकरण मिति के बारे में आप लोगों को आज की इस क्लास में स्टडी करनी है।
देखिए 12th में एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ये टॉपिक आना ही चाहिए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक को, लेकिन उससे पहले आप लोग अपने नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए। जो मैं चीजें आपको बताने जा रहा हूं उसको नोट करते चलिएगा आप लोग। तो देखो क्या होती है केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री या फिर रासायनिक समीकरण की रस समीकरण मिति किसे कहते हैं। तो मैं आप लोगों को कोई लैंग्वेज नहीं बता रहा, कोई डेफिनेशन नहीं बता रहा। जनरली कई चीजें हमारे पास में, कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो विदाउट डेफिनेशन हम लोग के माइंड में एक इमेज बन जाती है कि ये टॉपिक ऐसा है, उसकी लैंग्वेज हम लोग नहीं बोल सकते। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको लैंग्वेज बोल करके भी बताऊंगा, बट है क्या स्टोइकियोमेट्री पहले मैं उसको आपको ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखिए मान लो आपके पास कोई रिएक्शन है जिसमें A प्लस बी मिलकर के C प्लस D बना रहे हैं, ठीक है। ये मैंने कोई रिएक्शन लिख दी जिसमें A और B मिलकर के C और D बना रहे हैं, ठीक है बात। अभी मैं ये बोलूंगी इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा या इस अभिक्रिया की जो पूर्णावधि है वो पूर्णावधि कितनी है, तो मैं इसको बोल दूं इस अभिक्रिया के कंप्लीट होने का टाइम या इस अभिक्रिया की पूर्णावधि 10 मिनट है। 10 मिनट का मतलब क्या हुआ कि 10 मिनट के बाद जब आप लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट करवाई, आपके पास जो आपकी एक टेस्ट ट्यूब थी, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोगों ने क्या करा, A डाल लिया और B डाल दिया। A और B जो डालना था वो डाल दिया। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी, अब आप लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट करी, ठीक है। अब आप ये बताइए कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, दो केस लेके चल रहे हैं अपन, ध्यान से समझिएगा इनको। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तब आपके पास C और D बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। आपके पास जो था वो क्या था, A और B था। बोलो क्लियर है ये बात। ये बोल रहे हैं कि 10 मिनट के बाद में विक्रिया पूरी हो जाएगी। पूरी होने का मतलब कि आपका जितना प्रोडक्ट बनना है वो पूरा का पूरा मिल करके बन करके रेडी हो जाएगा। कितनी देर में, 10 मिनट के अंदर। तो मैं ये बोलूंगा कि 10 मिनट के बाद ये आपके पास बिल्कुल नहीं बचेगा, A और B बिल्कुल नहीं बचेगा। आपके पास जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, C और D। बोलो क्लियर है ये बात। तो अभी मैं क्या बोल सकता हूं कि 10 मिनट के अंदर बताओ A का कितना मोल खर्च हो गया। तो A के आगे मैंने कोफिशिएंट गुणांक कितना लगाया है, कुछ गुणांक नहीं लगाया, मतलब 10 मिनट के अंदर A का 1 मोल खर्च हो गया, A का 1 मोल खर्च हो गया। और उसी 10 मिनट के अंदर भाई अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो रिएक्टेंट तो बिल्कुल नहीं बचेगा। अगर A बिल्कुल नहीं बचा तो B भी बिल्कुल नहीं बचेगा। अगर A का 1 मोल खर्च हो गया तो B का भी कितना मोल खर्च हो गया, 1 मोल। और जब A और B दोनों खत्म हो गए तो बन गए अपने पास क्या, C और D। ये तो आपको पता है किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट खर्च होगा, खत्म होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो A और B का 1 मोल खर्च हो गया, C का 1 मोल बन गया और D का भी कितना मोल बन गया, 1 मोल बन गया। और ये पूरा काम कितनी देर में हुआ, 10 मिनट में हुआ, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूं जितने समय में A का 1 मोल खर्च होगा उतने समय में B का भी 1 मोल खर्च होगा और उतने समय में C का 1 मोल बन जाएगा और D का भी 1 मोल बन जाएगा। क्या ये बात सच है? जितने समय में हम 10 मिनट का टाइम दे रखा है, इस टाइम को आप नेगलेक्ट कर दीजिए एक बार। आप इसी रिएक्शन से ये समझिए कि जितनी देर में A का 1 मोल खर्च हो जाएगा, अगर A का पूरा 1 मोल खर्च हो गया तो उतने ही समय में B का भी पूरा 1 मोल खर्च हो जाएगा। उतने ही समय में C का 1 मोल बन जाएगा और D का भी 1 मोल बन जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, देखिए आप लोग रस समीकरण मिति को अपन कैसे एक्सप्लेन करते हैं। मैंने क्या कहा कि A प्लस B गिव्स अस C प्लस D।
तो इस पूरे रिएक्शन का कुछ ना कुछ रेट है, पूरी अभिक्रिया का कुछ ना कुछ वेग है, ठीक है। इस रेट के अंदर रिएक्टेंट के कंपोजिशन का भी, कंजप्शन का भी रेट है, अभिकारक के खर्च होने की दर है और उत्पाद के बनने की दर है। इसके रेट को मैं बोल दूं RA, इसके रेट को मैं बोल दूं RB, इसके रेट को बोल दूं RC और इसके रेट को बोल दूं RD। बताओ क्या चारों का रेट बराबर है? तो मेरा आंसर है यस, चारों का रेट बराबर है। क्यों? क्योंकि जितने समय में A का 1 मोल खर्च हो रहा है उतने समय में B का भी 1 मोल खर्च हो रहा है, उतने ही समय में C का 1 मोल बन रहा है और उतने ही समय में D का भी 1 मोल बन रहा है। तो इस कंडीशन में इन चारों की रेट क्या होगी? बराबर होगी। बोलो ये बात समझ में आ गई अच्छे से? अगर मैं ये लिखूं 2A 2B 2C 2D, तो इसका क्या मतलब हुआ? जितने समय में A के 2 मोल खर्च होंगे उतने समय में B के भी 2 मोल खर्च हो जाएंगे और उतने समय में C के 2 मोल बन जाएंगे और D के भी 2 मोल बन जाएंगे। तो जितनी अभिकारक के खर्च होने की दर है उतनी की उतनी उत्पाद के बनने की दर है, यानी कि रिएक्टेंट के कंजप्शन की रेट और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट इक्वल है। तो उस कंडीशन में बोलूंगा कि सभी का रेट इक्वल है। बोलो ये बात समझ में आ गई आप लोगों के अच्छे से? अभी इसके अंदर अपन थोड़ा कॉम्प्लिकेशन कर देते हैं। कॉम्प्लिकेशन किस प्रकार से? मैं आपको बोल दूं कि 2A प्लस 3B 2A प्लस 3B gives us C प्लस 4D। अब क्या इस रिएक्शन के अंदर इन सभी का रेट इक्वल होगा? तो मेरा मानना है कि इस रिएक्शन के अंदर सभी का रेट इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं इक्वल होगा? क्योंकि मान लो इस रिएक्शन के कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लग रहा है, 5 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट 20 मिनट कितना भी टाइम लग रहा है, लेकिन जिस टाइम के अंदर ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आप क्या देखोगे कि उतने टाइम में A के 2 मोल खर्च हुए, लेकिन B के कितने मोल खर्च हो गए? 3 मोल। तो जितने टाइम में A के 2 मोल खर्च हो रहे हैं उतने टाइम में B के 3 मोल खर्च हो जाएंगे। मतलब B के खर्च होने की रेट A के खर्च होने की रेट से ज्यादा है, ज्यादा है। आई बात समझ में? उतने समय में C का 1 ही मोल बनेगा। जितने समय में A के 2 मोल खर्च हो रहे हैं उतने में C का 1 ही मोल बन रहा है। समझ में आ गई बात? लेकिन D के मोल बन जा रहे हैं कितने? 4। तो इस कंडीशन में क्या RA RB RC और RD इक्वल होंगे? बताओ इक्वल होंगे? इक्वल नहीं होंगे। क्यों इक्वल नहीं होंगे? क्योंकि यहां पे तो सब कुछ सेम था, जितना रिएक्टेंट खर्च हो रहा है उतना ही प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन यहां पर रिएक्टेंट के खर्च होने की रेट कुछ और है और प्रोडक्ट के बनने की कुछ रेट और है। तो क्या सभी का रेट इक्वल होगा? नहीं होगा। अगर मेरे को इन चारों को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो A का कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो मैं डिवाइड में कर दूंगा 2। B का कोफिशिएंट 3, तो डिवाइड में 3। C का कोफिशिएंट 1, तो डिवाइड में 1 है, मतलब कुछ नहीं है। और D का कोफिशिएंट 4, तो ये 4। अब ये चारों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। आई बात समझ में? तो इन चारों की रेट को इस प्रकार से एक साथ लिखना ही क्या होता है? रस समीकरण मिति या स्टोइकियोमेट्री होती है कि जितने समय में रिएक्टेंट के जितने मोल खर्च होते हैं उतने समय में प्रोडक्ट के कितने मोल बन जाएंगे, इन सबको एक साथ इस फॉर्म में लिखना ही क्या होता है? उस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री होती है। बोलो ये बात समझ में आ गई? अभी आप लोग ये देखिए कि जितने समय में A के 2 मोल खर्च हो रहे हैं, जितने समय में A के 2 मोल खर्च हो रहे हैं उतने समय में C का मोल बन कितना रहा है? 1 ही। यानी कि A के 2 मोल खर्च हो रहे हैं, C का 1 मोल बन रहा है, तो A के खर्च होने की रेट डबल हो गई C के बनने की रेट से। ध्यान से समझिए आप इस बात को कि A के जितनी देर में 2 मोल खर्च हो गए उतनी देर में C का 1 ही मोल बना। 1 मिनट का टाइम लेके चल रहे मान लो अपन, तो 1 मिनट के अंदर ये 2 मोल खर्च कर रहा है और वो 1 ही मोल बना रहा है, मतलब इसके बनने की रेट इसके खर्च होने की दर से आधी है। तो अगर आप लोगों को कोई बोल दे कि आप लोगों को केवल A और C में रिलेशन लिखना है, तो आप रिलेशन क्या लिखोगे? RA/2 is equals to RC
ये लीजिए, और इसमें रिलेशन लिख दिया। क्लियर है बात? ए के जो खर्च होने की रेट है वो सी के बनने की रेट से डबल है। ठीक है, जितनी देर में इसका 1 मोल खर्च होगा उतनी देर में इसका 2 मोल, सॉरी जितनी देर में इसका 1 मोल बनेगा उतनी देर में इसके 2 मोल खर्च हो जाएंगे। समझ में आ गई ये बात अच्छे से? कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? अभी आप लोग यहां से बोल दो कि भाई इसकी रेट जो है वो डबल है इसकी रेट से। ऐसे कैसे? ठीक है बात? तो अब आप लोगों को बोल दे कि आप लोगों को आर ए निकालना है। तो अगर आप लोगों को देखिए ए की रेट ओनली क्या है? आर ए। तो जब आप लोग आर ए निकालोगे तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू आर सी, यानी कि सी की जितनी रेट है उसकी डबल रेट आर ए की है, तो सी की जितनी रेट है उसकी डबल आर ए की है। समझ में आ गई ये बात? तो इस टाइप से सभी रिएक्शन की रेट को एक साथ इक्वल में करके लिखने की जो प्रोसीजर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री या रस समीकरण मिति। बोलो क्लियर है ये बात? इसके ऊपर में भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, उनको भी अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले अपन अभी और तरीके देखेंगे कि स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन को किस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं। इसको नोट कीजिए आप लोग। हाँ जी, अभी हम लोग वापस से बात करने जा रहे हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक केमिकल रिएक्शन अपन कैसे लिख सकते हैं। तो सपोज आपके पास कोई रिएक्शन है N2 plus 3H2 gives us 2NH3। ये अमोनिया फॉर्मेशन की हेबर प्रोसेस है, हेबर विधि है, जिसमें N2 और H2 रिएक्शन करके NH3 बनाते हैं। कंडीशन नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री लिखने की, किसी भी केमिकल रिएक्शन की अगर आप लोग स्टोइकियोमेट्री लिख रहे हो, रस समीकरण मिति लिख रहे हो, तो उसके अंदर पहला रूल ये है कि जो केमिकल रिएक्शन आप लोगों को दी गई है वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर बैलेंस नहीं है तो आप लोग उसको बैलेंस कर लोगे। तो देखो इधर N कितने हैं? 2, इधर N कितने हैं? 2। नाइट्रोजन नाइट्रोजन बैलेंस। इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 इंटू 3 6, इधर हाइड्रोजन 3 इंटू 2 6। रिएक्शन बैलेंस है, तो अभी हम लोग इसकी स्टोइकियोमेट्री लिख सकते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछे इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है क्या, या आप लोग इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को किस प्रकार लिखोगे, तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों रिएक्टेंट है जो टाइम के साथ खर्च होंगे। ठीक है, और ये इकलौता प्रोडक्ट है जो टाइम के साथ बनेगा। इन दोनों की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी। ठीक है बात? अभी आपको ये बोल दिया जाए कि ये रिएक्शन 1.5 मिनट में पूरी हो जाएगी, 1 मिनट 30 सेकंड में पूरी हो जाएगी, मतलब 1.5 मिनट बाद N2 आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, H2 आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, आपको जो मिलेगी वो NH3 मिलेगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जितने टाइम में N2 का 1 मोल खर्च हुआ, जितने टाइम में N2 का 1 मोल खर्च हुआ उतने ही टाइम में H2 के कितने मोल खर्च हो जाएंगे? 3 मोल। तो H2 के 3 मोल खर्च हो जाएंगे। क्लियर है बात? जितने टाइम में N2 का 1 मोल खर्च हुआ उतने टाइम में H2 के 3 मोल खर्च हो जाएंगे, और NH3 के कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल। तो NH3 के 3 मोल क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे, या मैं बोल दूं फॉर्म हो जाएंगे, उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री है, बोलने की टर्म्स पे, सोचने की टर्म्स पे। ठीक है, कि जितने समय में N2 का 1 मोल खर्च हो रहा है उतने समय में H2 के 3 मोल खर्च हो रहे हैं, और NH3 के 2 मोल बन रहे हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से? जितने समय में N2 का 1 मोल खर्च होगा उतने समय में NH3 के कितने मोल बन जाएंगे? 2 मोल बन जाएंगे। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि R NH3
NH3 के जो बनने का रेट है वो N2 के रेट से डबल है कि नहीं है? डबल है। जितने समय में N2 का 1 मोल खर्च हो रहा है उतने समय में NH3 के 2 मोल बन रहे हैं। तो इसके बनने की रेट इसके खर्च होने की रेट से डबल है, तो RNH3 जो है वो डबल होगी किससे? N2 से। अभी अगर हम लोगों को स्टोइकियोमेट्री लिखनी है तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो RN2 इज इक्वल्स टू H2 के आगे कोफिशिएंट 3 है तो RH2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू RNH3 अपॉन 2। ठीक है बात? अभी अपन को ओनली NH3 और N2 में रिलेशन निकालना है। आपको NH3 कैलकुलेट करना है N2 के रिस्पेक्ट में, तो इस दो को इधर मल्टीप्लाई में भेज दो तो RNH3 इज इक्वल्स टू RN2 इंटू 2, डबल आ गया। तो किस प्रकार से हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को कर सकते हैं, क्लियर है बात? लेकिन ये वाला जो तरीका है स्टोइकियोमेट्री को लिखने का, ये सही तरीका नहीं है। ये केवल अपने माइंड में एक इमेज बना सकते हैं कि हाँ इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन की रस समीकरण मिति लिखिए या इस केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लिखिए, तो आप लोग कैसे लिखोगे वो देखिए, पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। तो देखिए अभी अपन केवल केमिकल रिएक्शन से स्टोइकियोमेट्री लिखते कैसे हैं वो बता रहा हूं आप लोगों को। तो सपोज आपको ये रिएक्शन दे दी DN2 प्लस 3H2 गिव अस 2NH3, इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लिखिए। तो आप क्या लिखोगे? N2 का रेट इज इक्वल्स टू 1/3 H2 का रेट इज इक्वल्स टू 1/2 NH3 का रेट। तो अभी हम लोगों ने लिखा था N2 का रेट, ये N2 का रेट बड़ा लिख दे रहा हूं थोड़ा, N2 का रेट इज इक्वल्स टू 1/3 H2 का रेट इज इक्वल्स टू 1/2 NH3 का रेट। इसको अपन कैसे लिखेंगे? तो देखिए N2 के रेट को कैसे लिखा जाता है? dN2 अपॉन dt, आगे माइनस। ये क्यों लिखा मैंने? तो N2 का रेट क्या है? N2 एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम। तो रिएक्टेंट है क्या? N2, तो N2 की कंसंट्रेशन में चेंज, तो dN2, और ये माइनस में जाएगा रेट, तो इसके लिए मैंने आगे माइनस लगा दिया। तो माइनस dN2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये भी रिएक्टेंट है, माइनस आएगा तो माइनस, आगे कोफिशिएंट है 3, तो 1/3 dH2 अपॉन dt। ठीक है बात? इज इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट है तो माइनस आएगा नहीं, लेकिन 1/2 आएगा। क्यों 1/2 आएगा? क्योंकि आगे कोफिशिएंट 2 है, तो 1/2 dNH3 अपॉन dt। ये लीजिए, इस टाइप से हम इस दी गई केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात? अच्छे से समझ में आ गई? अभी कोई डाउट नहीं है? एक और रिएक्शन देखिए आप लोग। सपोज आप लोगों को रिएक्शन दी जाए N2O5 gives us 2NO2 प्लस हाफ O2। ये लीजिए, आई होप आप लोगों को शायद रिएक्शन दिख नहीं रही है पूरी, तो मैं वापिस इसको लिख दे रहा हूं। देखिए N2O5 gives us 2NO2 प्लस हाफ O2, ये रिएक्शन है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, किसी भी रिएक्शन की अगर केमिक स्टोइकियोमेट्री लिखनी है तो उसके लिए रिएक्शन बैलेंस होनी जरूरी है। तो इधर N2 है, इधर N2 है, क्लियर? इधर O5 है, तो 2 × 2 4 और आधा × 2 1, तो 5 है। ठीक है बात? अभी आप लोग देखिए कैसे लिखोगे N2O5 का रेट, तो माइनस d N2O5 अपॉन dt, ठीक है, इज इक्वल्स टू NO2 का रेट का आधा,
आगे 2 है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं माइनस 1/2 डी NO2 अपॉन dt। माइनस क्यों आया सभी को पता है, आप लोगों को 1/2 क्यों आया पता है, इज इक्वल्स टू, अब देखो आप लोग सॉरी N2O5 हम लोग ने लिख दिया माइनस डी N2O5 अपॉन dt, ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट के लिए यहां पे माइनस नहीं आएगा। 2 था NO2 के मल्टीप्लाई में मैंने उसको कर दिया 1/2, अभी यहां पे है 1/2 तो 1/2 का अपन क्या लिखेंगे 2 डी O2 अपॉन dt। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है स्टोइकियोमेट्री लिखते टाइम, जो चीज डिवाइड में है उसको मल्टीप्लिकेशन में लिखना है और जो मल्टीप्लाई में है उसको डिवाइड में कर देना है। तो ये बात आई होप अभी आप लोगों को समझ में आ गई होगी किस प्रकार से हम लोग किसी भी दी गई केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को लिखते हैं। अगर आपके पास एग्जाम में ओनली इतना क्वेश्चन आए कि ये केमिकल रिएक्शन है, इसकी रस समीकरण मिति लिखिए या इसकी स्टोइकियोमेट्री लिखिए, तो आप इस प्रकार से लिख दोगे। ठीक है, बात नोट कीजिए इनको। देखिए अभी मैं आपको एक और रिएक्शन लेकर के एग्जांपल समझा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा आप लोग। तो देखिए एग्जांपल ये है C6H12O6 प्लस ये ग्लूकोज है, ठीक है, इससे बना रहा हूं मैं 6H2O प्लस 6CO2। किसके साथ रिएक्शन करानी है ये आप लोग आगे 12th के अंदर ही पढ़ोगे। ये कार्बोहाइड्रेट है, इसका प्रकाश संश्लेषण करवाना है आप लोगों को, जिससे H2O और CO2 आप लोगों को मिल जाएगी। तो देखो इधर 6C है, ये 6C आ गए, क्लियर है बात। इधर H है 12, इधर H आ गए 12, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस है, इधर O है 6, इधर O है 6 और 12 18, तो 6 तो ये पड़े हैं, 12 और चाहिए तो उसके लिए 6 और 2 ये लीजिए। ये बात समझ में आ गई रिएक्शन। अभी आप लोगों को 6 कार्बन, तो ये 6 कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन 12, तो ये हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 और 12 18, तो ये 6 और 12 18, ये रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन के अंदर क्या है, जितनी देर में ग्लूकोज का 1 मोल खर्च होगा उतनी देर में ऑक्सीजन के 6 मोल खर्च हो जाएंगे। आपको स्टोइकियोमेट्री बनानी है, तो ये दोनों रिएक्टेंट है माइनस डी C6H12O6 अपॉन dt इज इक्वल्स टू, है तो ये भी रिएक्टेंट तो माइनस में आएगा, 6 है तो 1/6 डी और 2 अपॉन dt, ठीक है बात, इज इक्वल्स टू, ये प्रोडक्ट है माइनस नहीं आएगा लेकिन आगे 6 है तो 1/6 डी H2O अपॉन dt इज इक्वल्स टू, ये भी प्रोडक्ट है आगे माइनस नहीं आएगा लेकिन 6 है कोफिशिएंट तो 1/6 डी CO2 अपॉन dt। ये लीजिए, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को अच्छे से, किस प्रकार से दी गई केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को हम लोग लिखते हैं, ये लिखने का तरीका है, ठीक है। अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल करना है तो आप लोग इतना ध्यान में नहीं रखना, भले आप लोग केवल इतना ध्यान रखना कि R ये रेट है किसका, C6H12O6 का, और ये इक्वल है किसके, रेट O2 डिवाइड 6 के। डायरेक्ट आप लोग जब न्यूमेरिकल करोगे ये वाला लिख करके आप लोग न्यूमेरिकल कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर क्वेश्चन यही आ रहा है इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री लिखिए तो आप लोग इस फॉर्म के अंदर लिखोगे। तो आई होप अभी आप लोगों को किसी भी दी गई केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री को लिखने में, रस समीकरण मिति को लिखने में इतनी ज्यादा समस्या नहीं आएगी। अभी हम लोग बात कर रहे हैं इस स्टोइकियोमेट्री का यूज हम लोग कैसे कर सकते हैं।
एप्लीकेशन क्या है इसका, या फिर इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कैसे हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर अभी हम देखते हैं इनके न्यूमेरिकल। देखिए हम लोग किस प्रकार से इनका यूज करेंगे और इनके न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। तो रिएक्शन दे रहा हूं आपको एकदम एवरग्रीन रिएक्शन, N2 प्लस 3H2 gives us 2NH3। ये लीजिए, ये एक रिएक्शन दे दी अमोनिया फॉर्मेशन की। मैं आपको बोलूं इसके अंदर N2 के विघटन की दर, विघटन यानी कि कंजप्शन, उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है, वो कंजप्शन हो रहा है, उसका विघटित हो रहा है वो। तो N2 के विघटन की जो रेट है या जो दर है, वो दर मैंने आप लोगों को दे दी। मान लो सपोज 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। मैंने आप लोगों को कल रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट बताई थी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहां पे मिनट इनवर्स भी लिखा हुआ आ सकता है। पहले आप लोग इसका मीन समझिए, इसका क्या मीन है। ये बोल रहे हैं N2 के कंजप्शन की जो रेट है वो 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। सेकेंड इनवर्स को मैं क्या बोल सकता हूं, सेकेंड इनवर्स को हम लोग पर सेकेंड भी बोल सकते हैं। यानी कि एक सेकंड में N2 का जो मॉलिक्यूल है वो 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल पर लीटर, लीटर इनवर्स का मतलब पर लीटर, इतना खत्म हो जाता है। एक सेकंड में N2 का मॉलिक्यूल इतना मोल पर लीटर खत्म हो जाता है, ये इसका मतलब हो गया। अब आप लोगों को पूछ ले तो N2 के आपको डिकम्पोजिशन की रेट दे दी। अब आपको बोल दे तो NH3 के फॉर्मेशन या फिर NH3 के बनने की दर, NH3 के फॉर्मेशन की रेट ज्ञात कीजिए। ठीक है बात, ज्यादा कुछ नहीं करना आप लोगों को, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। केवल एक बात सोचिए, इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है हमसे लैंग्वेज फॉर्म में। इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या है, जितनी देर में N2 का 1 मोल खत्म हो जाएगा, जितनी देर में N2 का 1 मोल खत्म हो जाएगा, उतनी देर में NH3 के 2 मोल बन जाएंगे। ये बात क्लियर है आप लोगों को। जितनी देर में N2 का 1 मोल खर्च हो जाएगा, उतनी देर में NH3 के 2 मोल बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर पर सेकंड N2 इतना खर्च हो रहा है, कितना 2.5 इंटू 10 की पावर -4, तो ये कितना खर्च हो रहा है, तो ये इसका डबल बनेगा। ध्यान दीजिए इस बात पे जो मैं बोल रहा हूं। N2 1 मोल खर्च हो रहा है तो NH3 2 मोल बन रहे हैं, यानी कि जितना N2 खर्च हो रहा है उसका डबल NH3 बन रहा है। तो अगर N2 1 सेकंड में इतना खर्च हो रहा है तो NH3 कितना बनेगा, 5 इंटू 10 की पावर -4, डबल तो होगा ही होगा। तो ये आपके माइंड में आंसर पहले से आ जाएगा, इसका आंसर इतना होगा। अब ये आंसर हम लोग निकालते कैसे हैं वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन पहले से पता लगना इस क्वेश्चन का आंसर ये होएगा, हम पता लगा सकते हैं पहले से। ये बात क्लियर है आप लोगों को। अभी आप लोग देखिए, N2 के कंजप्शन की रेट दे दी, NH3 के फॉर्मेशन की रेट पूछ ली, तो आप लोगों को दोनों की स्टोइकियोमेट्री लगानी है। Rn2 इज इक्वल्स टू RNH3/2। बोलो क्लियर है ये बात। इसके आगे कोफिशिएंट 2 लगाए, तो मैंने आपको ये अभी स्टार्टिंग में बताया था क्या होती है स्टोइकियोमेट्री। Rn2 इज इक्वल्स टू RNH3/2।
Rn2 क्या है? N2 की रेट, RNS3 क्या है? NS3 की रेट, लेकिन NS3 की रेट के नीचे 2 है, डिवाइड में 2 है। हम लोगों को कैलकुलेट करना क्या है? तो हम लोगों को NS3 के फॉर्मेशन की रेट पता करनी है, यानी ओनली RNS3 पता करना है। तो जब हम लोग ओनली RNS3 पता करेंगे तो ये 2 यहां से चला जाएगा और ये 2 कहां जाएगा? अगर ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 2 इंटू RN2। अभी आप देखिए N2 की रेट आपको दी गई है, ये दी पड़ी है, तो आप लोग लिख दोगे RNS3 इज इक्वल्स टू 2 इंटू RN2। N2 की रेट कितनी दी गई है? 2.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। 2.5 को करिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ये लीजिए, हम लोगों ने पहले से आंसर कितना निकाल के रखा है? 5 इंटू 10 की पावर -4। हमारा मैथमेटिकली आंसर आया भी कितना? 5 इंटू 10 की पावर -4। क्लियर है ये बात? इसी टाइप से अगर मैं आपसे पूछूं कि N2 के कंजप्शन की रेट इतनी है, NS3 के फॉर्मेशन की रेट कैलकुलेट करनी है, कर ली, N2 आ गया, NS3 आ गया। अब आपसे कोई पूछ ले कि H2 के कंजप्शन की रेट कितनी होगी, क्या आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आप वीडियो को पॉज कीजिए एक बार और इन्हीं में से कोई भी वैल्यू लेकर के आप लोग H2 के कंजप्शन की रेट निकालिए। तो आई होप आप लोगों ने खुद से ट्राई किया होगा कि H2 की रेट कैसे आएगी। अभी हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो देखिए इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री क्या है? जितनी देर में N2 का 1 मोल खर्च हो रहा है, इसके 2 मोल बन रहे हैं और इसके 3 मोल खर्च हो रहे हैं। तो इसका अगर 2.5 है तो इसका रेट इसके रेट से डबल होएगा, तो 2.5 का डबल 5 हो गया, और इसका रेट इसके रेट से ट्रिपल होएगा। इसका 1 मोल खर्च हो रहा है तो इसके 3 मोल खर्च हो रहे हैं, तो ये 2.5 है, तो ये कितना आ जाएगा? 7.5 इंटू 10 की पावर -4। अभी आप लोगों के पास में 2 चीजें आ गई है, N2 के कंजप्शन की रेट ये रही और NS3 के फॉर्मेशन की रेट ये रही। आप लोगों को जो मन चाहे कोई भी एक वैल्यू लेकर के H2 के कंजप्शन की रेट निकाल लो, आंसर वही आएगा। तो मैं पहले N2 वाली रेट लेकर के चल रहा हूं, यानी कि मेरे को N2 और H2 में रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो RN2 इज इक्वल्स टू RS2 बाई 3। ठीक है बात? अगर RS2 निकालना है तो RS2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू RN2, 3 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4। 2.5 को कर दो 3 से मल्टीप्लाई, तो 7.5 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। कितना निकाला था हम लोगों ने आंसर? 7.5 आ गया। 7.5 N2 से लेकर के चले तो अब कोई बोले NS3 को लेकर के चलो, तो कोई बात नहीं। अगर NS3 की वैल्यू से H2 की वैल्यू निकालनी है तो N2 को भूल जाओ, इन दोनों की स्टोइकियोमेट्री लगा दो। तो हम लोग क्या करेंगे? RH2 बाई 3 है, RH2 बाई 3 इज इक्वल्स टू RNS3 बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है ये बात अच्छे से? अभी आप लोग देखिए कि निकालना क्या है? H2 निकालना है, तो RH2 इज इक्वल्स टू, ये 3 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू RNS3। NS3 की वैल्यू लिख दो आप लोग, कितनी है? 5 इंटू 10 की पावर -4 बट्टा 2। क्लियर? इस 2 से 5 को काट दो, कितनी बार? 2.5, और 2.5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर अगेन 7.5 इंटू 10 की पावर -4। ये लीजिए। तो इस प्रकार से किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर किसी रिएक्टेंट की
या प्रोडक्ट की रेट हम लोगों को पता है तो दूसरे की रेट हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। किसके थ्रू? स्टोइकियोमेट्री के थ्रू। तो ये मेन एप्लीकेशन होता है स्टोइकियोमेट्री का। किसी केमिकल रिएक्शन में अगर दो रिएक्टेंट है, एक प्रोडक्ट है, आपको दे दे कि प्रोडक्ट के बनने की रेट इतनी है, रिएक्टेंट के खर्च होने की रेट ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, तो आप उन दोनों की स्टोइकियोमेट्री लगाओ, आंसर निकाल दो, आंसर आ जाएगा। तो एक तो होता है पहले से अपने सेंस ऑफ माइंड, अपने माइंड सेंस का यूज करके आप लोग ये पता लगा लो, जैसे अभी हमने पहले पता लगा लिया था अगर इसका खर्च होने का रेट इतना है तो इसके बनने का रेट इतना आएगा। क्यों? क्योंकि जितना इसका रेट है उसके रेट से डबल इसका रेट आएगा। इसका 2.5 है तो इसका 5 आएगा, और हमने सोल्व भी कर लिया। किसी भी दो का रिलेशन आप आपस में पता कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। ऑलरेडी हमारी क्लास जो है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, तो आज की इस क्लास में ओनली एक ही टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, वो है स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसके अंदर हम लोगों ने ये देखा कि किस प्रकार से कोई दी गई केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री आप लोग लिख सकते हो और किस टाइप से आप उसका यूज कर सकते हो। अगर आपको लिखनी है तो आप माइनस dx अपॉन dt की फॉर्म में लिखोगे, माइनस dx अपॉन dt इस फॉर्म में लिखोगे। और अगर आपको कोई न्यूमेरिकल करना है तो आप जनरली r की फॉर्म में यूज करके आप लोग उसका न्यूमेरिकल कर सकते हो। अभी आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, लेकिन जाने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे रहा हूं जिसको आप लोग खुद से सोल्व करोगे और अपना खुद का एक आकलन करोगे कि इस क्लास में जितना आप लोगों ने पढ़ा है उसमें से आप लोगों को कितना कुछ समझ में आया, और कमेंट के अंदर मेरे को उसका आंसर बताओगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। फिर मैं आपको एक न्यूमेरिकल लिखा रहा हूं। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में O2 के फॉर्मेशन की रेट, O2 के फॉर्मेशन की रेट आप लोगों को दी जा रही है। सपोज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये लीजिए, ये O2 के फॉर्मेशन की रेट है 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। तो N2O5 के कंजप्शन की और NO2 के फॉर्मेशन की रेट आप लोगों को कैलकुलेट करनी है। तीन में से O2 के फॉर्मेशन की रेट आप लोगों को दे दी। इस रेट को ध्यान में रखते हुए आप लोग NO2 के फॉर्मेशन की रेट पता लगाओगे और N2O5 के कंजप्शन की रेट आप लोग पता लगाओगे। ठीक है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिएगा। अगर आज की क्लास में कोई डाउट है तो कमेंट के अंदर मेरे को डाउट डालिए, आपको आंसर बताऊंगा मैं। और अगर कोई डाउट नहीं है, जितना पढ़ाया हुआ है सब कुछ समझ में आ गया, तो इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी खूब अच्छे से इन टॉपिक्स की तैयारी कर सके। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।